लीगल एक्शन लिया जाए। अब आइए जजमेंट पे। पैराग्राफ 17 है जजमेंट का, पेज 28 है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये सर्कुलर जो हैं इनसे कहीं पे ये नहीं पता चलता कि रिलीजियस प्लेसेस में जाना, रिलीजियस एक्टिविटीज को अटेंड करना रेस्ट्रिक्ट किया गया है। हाई कोर्ट ने नोट कर लिया कि इन लोगों को 365 डेज का वीजा मिला है, ये डिफेंस सर्विसेज में नहीं जाएंगे, एक बार स्टे में 90 डेज रहेंगे, मल्टीपल एंट्री है, और पूरा चार्ट हाई कोर्ट ने देख लिया जो उन्हें सरकार ने दिया कि ये लोग कब आए, कब क्वारंटाइन में डाले गए, कब अरेस्ट किए गए, और क्या निकला इस चार्ट से। इस चार्ट से ये निकल रहा है कि ये सारे लोग या तो फरवरी में आए हैं या मार्च के अर्ली में आए हैं, और ये फिर दिल्ली से आके भोपाल गए और अहमदनगर गए, और उसके बाद इनको 30 मार्च से 17 अप्रैल तक क्वारंटाइन में डाला गया। इनमें से ज्यादातर ने निगेटिव टेस्ट किया और फिर भी उनको 17 अप्रैल को अरेस्ट किया जा रहा है। एक आदमी को हमने क्वारंटाइन में डाला है और फिर हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं जबकि वो निगेटिव है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि और भी केसेस में जो तबलीगी जमात के लोग थे उन्होंने निगेटिव टेस्ट किया था, और यही जजेस ने कहा था कि जिसने निगेटिव टेस्ट कर दिया वो स्प्रेड कैसे कर सकता है। लेकिन हम एक झूठ की दुनिया में रह रहे हैं, और ये झूठ की दुनिया हमारे मीडिया ने, हमारे व्हाट्सएप ने, हमारे सोशल मीडिया ने बनाई है, और हम सब उसमें कैरीड अवे हो गए हैं। फिर हाईकोर्ट ने नोट किया पेज 32 पे पैरा 22 में कि भाई ये एक मौलाना इलियास थे, 1927 में उन्होंने तबलीगी जमात जो है वो शुरू की। साल भर लोग मरकज दिल्ली में आते रहते हैं, ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहां जो ये लोग आए हैं फॉरेन नेशनल्स, ये कोई इवेंट नहीं था, कोई कांग्रीगेशन नहीं था, कोई फंक्शन नहीं था। जजेस ने लिख दिया कि पहले हम भी ये समझे थे कि शायद कोई इवेंट है जिसके लिए आए हैं, लेकिन ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लोग आते हैं वहां से चले जाते हैं। उन्होंने नोट किया कि वहां पर रहने का इंतजाम है, और उन्होंने नोट किया कि ये जो एलिगेशन लगाया गया, जो ये कांस्टेबल्स ड्यूटी पे गए और उन्होंने मस्जिद में इन लोगों को अरेस्ट किया कि ये कुरान पढ़ रहे थे। एक तो कुरान पढ़ना प्रोहिबिटेड नहीं है, और ये इनमें से कुछ लेक्चर दे रहे थे। हाई कोर्ट ने नोट कर लिया कि दीज एलिगेशंस आर वेरी वेग, एंड दीज एलिगेशंस के बेसिस पे कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं किया जा सकता कि ये लोग इस्लाम फैला रहे थे या धर्म परिवर्तन या कन्वर्जन करा रहे थे। यानी इनमें से कोई कन्वर्जन नहीं करा रहा था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं यही बात कि तबलीगी जमात कन्वर्जन नहीं कराती है, और वो बात जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई है तबलीगी जमात से रिलेटेड, आप वो वीडियो देख लें कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये फॉरेनर्स को भी इंडिया में वैसे ही अवेलेबल है जैसे भारतीय नागरिकों को अवेलेबल है। फिर हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि ये जितने विटनेसेस हैं इनका लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पैरा बाय पैरा एक ही बात बोल रहे हैं। ये सारे के सारे स्टीरियोटाइप विटनेसेस हैं, यानी जो सरकार ने विटनेसेस इस केस में पेश किए वो सब के सब बनाए हुए विटनेसेस थे, और उनमें से ज्यादातर जो है कोर्ट ने नोट किया हियर से बात कह रहे हैं, यानी ये बात भी सरकार की नहीं मानी। फिर यहां पे हाई कोर्ट ने कहा यह बात ठीक है कि देश में एक जगह से दूसरे जगह जाने का मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों का है, लेकिन एक बार वीजा मिल गया और वीजा में लिखा है कि ये जगह जाएंगे, मैंने अभी बता दिया एमएचए के सर्कुलर के हिसाब से, तो फिर मस्जिद में जाना प्रोहिबिटेड नहीं है। पैरा 26 है, उसमें हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया, मैं पढ़ रहा हूं, कंसीडरिंग द डेट्स ऑन विच दीज पर्सन्स वर टेकन इन कस्टडी, इट कैन बी सेड दैट देयर इज मोर पॉसिबिलिटी दैट दे गॉट इन्फेक्टेड in India and they were not already infected when they arrived in India। हमें यहां बताया गया था कि यह कोरोना जिहाद है, बताया गया था कि यह कोरोना टेररिज्म है, बताया गया था कि ये लोग साजिश के तहत आए कि ताकि भारत में जो है ये फैला दिया जाए। हाई कोर्ट कह रही है कि ये इन्फेक्टेड नहीं थे जब आए थे, जब ये अपने देशों से चले कोई एविडेंस नहीं थी कि इनके देशों में कोरोना फैल गया है, और ये जानबूझ के भारत में आके फैलाने लगे हैं। हाईकोर्ट ने नोट कर लिया कि ये जितना काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रिजम्पशन से कि ये लोग इन्फेक्टेड थे, ये सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सकता। चार्जशीट में कोई मेंशन नहीं है, कोर्ट ने नोट किया कि इनके कंट्रीज में कोरोना फैल चुका था जब ये भारत में आए। पैरा 27 में जजमेंट में जजेस ने कहा देयर वाज बिग प्रोपेगेंडा इन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगेंस्ट द फॉरेनर्स who had come to Markaz, Delhi, and an attempt was made to create
a picture that these foreigners were responsible for the spread of COVID-19 virus in India. कितना बड़ा झूठ फैलाया था। और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोलते थे कि 1/3 जो है वो तबलीगी जमात वाले हैं। आज 30 लाख हमारे यहां इंफेक्शन हो चुके हैं पॉजिटिव, 51-52 हजार लोगों की जानें जा चुकी हैं। बताया जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ये डिमांड करती है, और राइट टू इंफॉर्मेशन ये लोग जानना चाहेंगे कि इनमें से कितने तबलीगी जमात की वजह से इंफेक्शन हुए हैं और कितने लोगों की डेथ तबलीगी जमात की वजह से हुई है। हाई कोर्ट ने पैरा 27 में बहुत सख्त टिप्पणी कर दी। अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट ट्राइज to find the scapegoat when there is a pandemic or calamity, and the circumstances show that there is probability that these foreigners were chosen to make them scapegoat। बलि का बकरा बना दिया इन तबलीगी जमात वालों को जो बाहर के विदेशी आए थे। और हाईकोर्ट ने लिखा है, ने लिख दिया पैरा 29 में कि हमारी भारत की हिंदू संस्कृति, एंशिएंट संस्कृति क्या है? अतिथि देवो भव, गेस्ट जो है वो गॉड है। दरअसल ये जो टीवी एंकर्स हैं, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रोपेगेंडा है, ये सबसे ज्यादा हमारी उस संस्कृति के विरुद्ध है जिस तरीके से हमने अपने देश में आए लोगों के साथ सलूक किया है। आप देखिए, हाईकोर्ट कह रही है कि कोविड-19 की सिचुएशन में ज्यादा टॉलरेंस चाहिए थी, ज्यादा हमें सेंसिटिव होना था। ये लोग यहां जेलों में भरे हुए हैं और वहां उनकी फैमिलीज किस कदर परेशान हो रही हैं। और फिर देखिए, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कोट किया, शिकागो की 1893 की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की, फ्रेटर्निटी का जिक्र किया जो हमारी प्रीएम्बल में है और जिसकी हम बात नहीं करते। और फिर पैरा 33 में आर्टिकल 20 का जिक्र किया, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कोई भी लॉ जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता क्रिमिनल लॉ में। अब यहां बात ये कही जा रही थी बहुत कि साहब वो लॉकडाउन की जो रेगुलेशन थी उसको वायलेट कर दिया। बड़ी डिटेल में हाईकोर्ट ने उसे एग्जामिन किया, एक पूरा पैरा लिख दिया मैलिस हेडिंग के साथ, और लिख दिया देयर इज अ स्मेल ऑफ मैलिस। सरकार का बहुत बड़ा इंडिक्टमेंट है, मैं समझता हूं इस बात पे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जिक्र किया और गाइडलाइंस का जिक्र किया, और कोर्ट ने कह दिया एप्लीकेबल नहीं है इस केस में, क्योंकि ये सारी गाइडलाइंस ये थी कि जो लोग इंफेक्टेड कंट्रीज से आएंगे उनके ऊपर ये लागू होगी। 23 मार्च से 31 मार्च तक के जो रूल्स हैं उनको नोट करके गाइडलाइंस को, लॉकडाउन की, कोर्ट ने कहा इनमें पर्पस था नो मूवमेंट। एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, सड़क पे नहीं जाएंगे, पार्क में नहीं जाएंगे, होटल में नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट ने नोट किया कि ये जो पेटिशनर्स हैं फॉरेनर तबलीगी, इन्होंने कोई ब्रीच नहीं की है लॉकडाउन ऑर्डर की। पैरा 45 में लिख दिया कि मस्जिद में अगर कोई रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने लॉकडाउन की वायलेशन की। मस्जिदें बंद थी, 23 मार्च से मस्जिदें बंद थी। कोई एविडेंस हाईकोर्ट के पास नहीं आई कि साहब ये मस्जिदें खुली हुई थी। और हाईकोर्ट ने मराठी कहावत कोट की कि अगर बैगर को ढूंढना है तो मस्जिद में ढूंढो। मस्जिद में रहने की इंतजाम होता है, गुरुद्वारों में इंतजाम होता है, धर्मशालाओं में इंतजाम होता है। कोर्ट ने नोट किया माइग्रेंट वर्कर्स को इन सब जगह शरण मिली है, इसलिए मस्जिद में रहना जो है वो लॉकडाउन का वायलेशन नहीं है। अगर मस्जिद के ट्रस्टीज ने तबलीगी जमात वालों को मस्जिद में जगह दे दी, उन्होंने कोई रूल वायलेट नहीं किया। और फिर हाई कोर्ट ने पैरा 51 में कंक्लूजन निकाल दिया अपना और कह दिया कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है, इट एक्टेड मैकेनिकली, स्टेट गवर्नमेंट एक्टेड अंडर पॉलिटिकल कंपल्जन। तीसरा कंक्लूजन, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि दिमाग अब लगा नहीं सकते, टीवी एंकर्स लगाने नहीं देते। और फिर कह दिया कि कोई केस नहीं है चार्जशीट का, एफआईआर को क्वैश कर दिया। देखिए, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था पीएन कुमार का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवर हाई कोर्ट्स आर हाई कोर्ट्स। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रश्न चिन्ह माइंड में आ सकते हैं। अभी कल ही अपूर्वा विश्वनाथ ने आर्टिकल लिखा और देखा कि पिछले एक साल में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के केसेस हुए हैं उनमें ज्यादातर में रिलीफ नहीं मिली, और जिनमें रिलीफ मिली वो जर्नलिस्ट थे जो सरकार के क्लोज थे। विनोद दुआ को नहीं मिली रिलीफ। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस अपनी इंडिपेंडेंट असर्ट करते रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान भी जब सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर वाला केस किया था और कहा था कि हम रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस नहीं देंगे, उसी लॉ के बेसिस पे एक नहीं, दो नहीं, 9 हाई कोर्ट्स ने कहा था कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस विल लाई।